अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है। आज इजलास के पहले दिन मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा, जबकि अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम शुरका के लिए इशाइये का इंतज़ाम किया गया है, जबकि कल से इजलास का बाकायदा आगाज़ होगा। SCO का ये इजलास इसलिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस इजलास में शिरकत के लिए 9 साल बाद कोई भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं। इससे पहले 2015 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज पाकिस्तान आई थीं। फिर दिसंबर 2015 में ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आए थे और उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भारत के शहर गोवा में SCO के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत की थी और ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का 12 साल बाद भारत का पहला दौरा था। 2014 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की बतौर वज़ीर आज़म हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए भारत गए थे। पाकिस्तान ने इस साल SCO के सरबराहान के इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत दी थी। इस हवाले से कई अरसे तक कयास आराइयाँ जारी रहीं कि क्या भारतीय वज़ीर आज़म इस इजलास में खुद शरीक होंगे या नहीं होंगे, और अगर शिरकत करेंगे तो ख़ुद पाकिस्तान आएंगे या वर्चुअली इस इजलास में शरीक होंगे, क्योंकि रूस, चीन, ईरान, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और दीगर इलाकाई ममालिक की मौजूदगी में भारत का इस समिट में शिरकत से इनकार खुद उसके अपने लिए मुनासिब नहीं था, जिसके बाद भारत की जानिब से अपने वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान किया गया। और यूँ आज तकरीबन 9 साल बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ वज़ारत ख़ारजा में साउथ एशिया के डायरेक्टर जनरल इलियास महमूद निज़ामी ने उनका इस्तकबाल किया। इस हवाले से भारतीय खबर रसाई इदारे टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाला दौरा नहीं होगा जैसा कि पहले तस्वुर किया जा रहा था, लेकिन जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटों से ज़्यादा नहीं गुजारेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान के बावजूद दोनों ममालिक में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर बहस और ताल्लुकात की बहाली के आसार कमी है, क्योंकि भारतीय वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आने से पहले भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर चुके हैं कि मैं वहाँ कसीरुल मुल्की इजलास के लिए जा रहा हूँ। मैं वहाँ पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात पर मुज़ाकरात करने नहीं जा रहा। मैं वहाँ पर SCO के एक अच्छे मेंबर के तौर पर शरीक होने जा रहा हूँ, और क्योंकि मैं एक सिविल और शाइस्ता इंसान हूँ तो मैं उसी अंदाज से पेश आऊँगा। जबकि पाकिस्तान ने भी वाज़ेह किया था कि इस कॉन्फ्रेंस में पाक भारत दो तरफ़ा मुलाकात का इम्कान नहीं है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि SCO इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत अहम है। भारत के वज़ीर ख़ारजा भारत का जो बयानिया है वो उसे ज़रूर दोहराएंगे अगर वो करते भी हैं। तो आप याद रखें कि हम होस्ट हैं, अगर मेहमान से कोई गलती होती है तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए। SCO की कॉन्फ्रेंस एक ना सिर्फ एक मल्टीलैटरल इवेंट है, मगर इनके रूल्स के तहत हम आपस की जो बायलैटरल इश्यूज हैं हम इनके फोरम्स पे वो बायलैटरल इश्यूज नहीं उठाते हैं। बायलैटरली हम तो बात नहीं कर रहे हैं, मगर जो मल्टीलैटरली हम बात कर रहे हैं वहां हम मल्टीलैटरली अग्री कर रहे हैं कि हम कुछ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हम तो मुख्तलिफ इसी फोरम के नतीजे में हम ऐसे कोई एग्रीमेंट्स पे पहुंच पाएंगे जिसमें भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं लेकिन तमाम SCO मेंबर स्टेट्स मुख्तलिफ चीजों पे एग्री कर पाएंगे। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जहां अगर भारत और पाकिस्तान मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट में कोऑपरेट कर सकते हैं तो दोनों मुल्क को ये बात पे गौर करना चाहिए कि शायद बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में हमें उन्हीं पॉइंट्स पे गौर करना चाहिए। भारत का वज़ीर ख़ारजा उससे रह नहीं पाएगा, भारत का बयानिया है वो जरूर शायद उसको दोहराएगा। अगर वो करता भी है, आप याद रखिए कि हम होस्ट हैं, का मेहमान से कोई गलती होता है तो हमें उसको माफ करना चाहिए। हमारे तरफ से इंशाअल्लाह ताला ऐसे कोई गलती नहीं होगा और ना भारत का वज़ीर ख़ारजा को ना भारत के अवाम को कोई ऐसा वजह मिलना चाहिए कि वो शिकायत करे। जबकि दूसरी जानिब 11 सालों बाद चीनी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आए हैं। इसके अलावा रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ के वज़राए आज़म कर रहे हैं, जबकि ईरान की नुमाइंदगी उसके नायब सदर रेज़ा आरिफ कर रहे हैं। SCO इजलास के लिए आने वाले मंदूबीन की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए फ़ौज की भी मदद ली गई है। हुकूमत ने 10,000 से ज़ायद पुलिस और पैरामिलिट्री स्टाफ को तैनात किया है, जबकि गैर मुल्की मेहमानों की रिहाइश के लिए 14 मुख्तलिफ मकामात मुख्तस किए गए हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आज SCO इजलास के पहले दिन PTI ने इस्लामाबाद में डी चौक पर एहतजाज करना था, मगर PTI के दावे के मुताबिक कल रात को वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से इमरान खान के तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी के बाद PTI की सियासी कमेटी ने एहतजाज की कॉल वापस ले ली और फिर अब से कुछ देर पहले चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज तकरीबन शाम 4 बजे 2 डॉक्टर्स अडियाला जेल में इमरान खान से मिले, जिनमें से एक ENT स्पेशलिस्ट और दूसरे मेडिकल स्पेशलिस्ट थे। कुछ देर पहले हमें बताया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की सेहत अच्छी है और उन्होंने आज 1 घंटा वर्जिश भी की।
हम जल्द ही उनसे मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर लेंगे, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं पीटीआई के हर कारकुन और सपोर्टर का शुक्रिया अदा करता हूं जो इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक फिक्रमंद थे। इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह गौहर साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि इससे आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह आपको भी खुश रखे। गौहर खान ये बात कर रहे हैं, उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं उम्मीद है आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी ने बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से शेयर की गई मालूमात पर यकीन करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उन्होंने मान लिया होगा कि इमरान खान की सेहत ठीक है, लेकिन कोई और नहीं मान रहा है। मैं बतौर फैमिली बात कर रही हूँ और बैरिस्टर गौहर खान सियासी तौर पर बात कर रहे हैं। मुझे बैरिस्टर गौहर खान का तो नहीं पता, लेकिन वर्कर्स बहुत परेशान हैं। आपकी जो पार्टी है वो इस इंफॉर्मेशन पर दी गई है हुकूमत की तरफ से, वो खुश है, मुतमईन है, बल्कि मुबारकबाद दे रहे हैं कि सब ऑल इज गुड। नौरीन नियाज़ी साहिबा, नहीं, वो तो मेरे ख्याल है शायद वो मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन कोई और नहीं मान रहा। इन्होंने शायद मान लिया होगा, लेकिन आप देखें किसी को भी यकीन नहीं है। आपकी सर्वे करा के देख लें कि पिम्स के डॉक्टर्स के ऊपर किसी को ये एतबार है, कोई भी नहीं कहेगा कि है। और खान तो आप गौहर साहब को जो एतबार है वो आपको गौहर साहब पे अब एतबार नहीं है, उनको एतबार है। देखिए मैं तो एज ए फैमिली बात कर रही हूँ, गौहर साहब एज ए पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं, मैं तो एज ए फैमिली बात कर रही हूँ। मेरे इमोशंस और गौहर साहब के इमोशंस में फर्क होगा। वर्कर तो डेफिनेटली है, मुझे नहीं पता गौहर साहब की क्या फीलिंग्स है, वो सामने बताएंगे तो पता चलेगा। लेकिन मुझे गौहर साहब की बात नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वर्कर जो उनके है ना, वो तो बहुत परेशान है। अब ये सूरत हाल है। इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी भी बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से शेयर की गई मालूमात पर मुतमईन नहीं हैं, जबकि पीटीआई के कुछ दीगर रहनुमा भी ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप सिर्फ़ और सिर्फ उनके ज़ाती मौलिद से ही करवाया जाए, किसी और पर उन्हें भरोसा नहीं है। मगर आज बैरिस्टर गौहर खान ने एहतजाज मनसूख करने का ऐलान किया था, तो वाज़ेह तौर पर अपनी पोस्ट में लिखा था कि हमारी दरख्वास्त पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने हमें इमरान खान की सेहत के हवाले से यकीन दहानी करा दी है, साथ ही पिम्स के एक डॉक्टर के विजिट की भी यकीन दहानी करा दी है। मगर इसके बावजूद आज इमरान खान के ज़ाती मौली डॉक्टर आसिम यूसुफ भी अडियाला जेल पहुंच गए थे, मगर उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद वो वापस चले गए। जब से हुकूमत ने अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है, तब से तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के हवाले से संगीन खदशात का इजहार कर रही है। उनकी ख़राब सेहत की मुस्तनद रिपोर्ट्स होने के दावे कर रही है। आज इमरान खान की साबिका अहलिया जमायमा ने भी इमरान खान की जेल में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए एक्स पर तफसीली बयान पोस्ट किया है, जिसे इमरान खान और पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल पर भी शेयर किया गया है। जमायमा की पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के साथ जेल में होने वाले सलूक के हवाले से संगीन और तशवीशनाक डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने इमरान खान की उनके अहल खाना और वकला से तमाम मुलाकातें रोक दी हैं, साथ ही तमाम अदालती समातों को भी मुलतवी कर दिया है। इसके साथ साथ अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान की उनके बेटों सुलेमान और कासिम, जो लंदन में रहते हैं और बरतानवी शहरी हैं, उनसे हफ्तावार फ़ोन कॉल्स को 10 सितंबर से बंद कर दिया गया है। जमायमा ने दावा किया है कि हमें इतलात मौसूल हुई हैं कि हुक्काम ने अब इमरान खान के सेल की लाइट्स और बिजली बंद कर दी है और अब उन्हें किसी भी वक्त अपने सेल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि जेल के बावर्ची को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। इमरान खान अब मुकम्मल तौर पर अलग थलग और कैद तन्हाई में हैं और अंधेरे में रह रहे हैं और उनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। इमरान खान के वकला उनकी हिफाजत और सेहत से मुताल्लिक फ़िक्रमंद हैं। जमायमा ने मुतालबा किया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उनकी बहनों और भांजे को भी रिहा किया जाए, साथ ही इमरान खान के बेटों का उनसे राब्ता बहाल किया जाए ताकि उन्हें फर्स्ट हैंड यकीन दहानी मिल सके कि इमरान खान ठीक हैं और उनके साथ बुरा सलूक नहीं किया जा रहा है। पीटीआई मुसलसल इसी तरह के खदशात का इजहार कर रही है। कल हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने दावा किया था कि मुस्तरद इतलात हैं कि इमरान खान की जेल में सेहत ठीक नहीं है, हमें प्राइवेट सोर्सेज से खबर मिली है, उन्होंने ये दावा किया। अब सिर्फ यही नहीं, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में आज का एहतजाज मौखर करने के हवाले से कल जब पीटीआई की सियासी कमेटी का हंगामी इजलास हुआ तो उसमें अली अमीन गंडापुर, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होने के साथ साथ पीटीआई के सूबाई सदर भी हैं, जबकि हम्माद अजहर, जो पंजाब के पार्टी सदर हैं, उन दोनों के दरमियान शदीद तल्ख कलामी की खबर सामने आई है। यानी एक तरफ बैरिस्टर गौहर खान एक बात कर रहे हैं, इमरान खान की बहन उस बात को मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ पार्टी के इजलास में आपस में तल्ख कलामी हो रही है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अली अमीन गंडापुर एहतजाज मौखर करने के हक में बात करते रहे। हम्माद अजहर ने SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज करने पर जोर दिया। अली अमीन गंडापुर ने इस पर हम्माद अजहर से कहा कि आप खुद तो रूपोश बैठे हैं और वर्कर्स को कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें। मैं 2 मरतबा इस्लामाबाद आया, लेकिन पंजाब की क़यादत गायब थी।
मेरे अराकीन असेंबली गिरफ्तार हैं, सूबे के वर्कर्स को भी बचाना है। इस पर हम्माद अजहर ने अली अमीन गंडापुर से मुकालमा किया कि इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, मैं पंजाब से लीड करूंगा। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आप तो रूपोश बैठे हैं, कैसे लीड करेंगे? वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। सूबे की मशीनरी और सामान यहाँ के मुलाजमीन के साथ वफाक के पास है। ज़राए के मुताबिक हम्माद अजहर ने अली अमीन गंडापुर से कहा कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज सियासी, अखलाकी और तहजीब से होना चाहिए। अगर इख्तलाफ है तो तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल मत करें, आप ताने ना दें। वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हो गए थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में शरीक सीनियर क़यादत ने हम्माद अजहर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान बीच बचाव कराया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की टंडोलयार में कॉन्फ्रेंस पर भी कमेटी में मुशावरत हुई और सियासी कमेटी ने मौलाना फजलुर रहमान की एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त को मंजूर किया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद की 5 जमातों ने एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त की थी। अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज मौखर करने के लिए अहम शख्सियात के राब्तों से भी कमेटी को आगाह किया। हैदर शराजी के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर की तलखी पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मैं इस मामले पर कोई राय नहीं देना चाहता। मेरे लिए ये तशवीशनाक है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात कैसे बाहर आते हैं। पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है, हर किसी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। सिर्फ यही नहीं, SCO कॉन्फ्रेंस के अहम इवेंट के मौके पर एहतजाज की कॉल देने से मुतालिक पहले ही अंसार अब्बासी की खबर में तहरीक इंसाफ के अंदर 2 मुखालिफ ग्रुप्स की निशानदेही की गई थी, जिसके मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के कई सीनियर रहनुमा नहीं चाहते थे कि SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान डी चौक पर एहतजाज किया जाए, मगर पार्टी की सियासी कमेटी में ये सोच रखने वाले रहनुमा अक़लियत में थे और उनमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान, असद कैसर, हामिद खान और रऊफ हसन भी शामिल थे। जबकि अली मोहम्मद खान, जो सियासी कमेटी के रुकन तो नहीं है, वो भी 15 अक्टूबर को एहतजाज के मुखालिफ थे और बाद में भी एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर सियासी कमेटी में एहतजाज के हामी अरकान अक्सरियत में थे, जिनकी क़यादत हम्माद अजहर, शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद और हाफिज़ फरद कर रहे थे। जबकि सलमान अकरम राजा भी एहतजाज के हामी थे। फिर बाद में हामिद खान और अली मोहम्मद खान ने तस्लीम किया कि वो SCO कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज के हक में नहीं थे। अब इस हवाले से क्या हो रहा है, हमारे साथ जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी मौजूद हैं, जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात की कहानी हमें बताएंगे, और शबीर डार हमारे साथ मौजूद हैं, जो अडियाला जेल में आज क्या हुआ वो कहानी हमें बताएंगे। शबीर डार, बहुत शुक्रिया। जो मौलिज हैं इमरान खान के, वो आए, वो बैठे रहे और ज़ाहिर वापस चले गए। उससे पहले ख़ुद बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि जो पिम्स के डॉक्टर होंगे वो विज़िट करेंगे, मगर उनके आने की भी कोई इतला नहीं आई। मगर बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि 2 डॉक्टर्स ने विज़िट किया, इमरान खान सेहतयाब हैं और उन्होंने आज 1 घंटा वर्जिश भी की। इमरान खान की अपनी बहन ये बात मानने को तैयार नहीं है कि बैरिस्टर गौहर ठीक कह रहे हैं। असल कहानी क्या है, क्या हुआ है आज? अच्छा शाहजेब, बैरिस्टर गौहर खान ने जो ट्वीट किया है, इस पर हमारी भी PTI के मुतअद्दिद रहनुमाओं से बात हुई है, वो भी इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये जो मुलाकात होनी थी अडियाला जेल में बानी PTI के तबी मुआयने के हवाले से, इस हवाले से कल से हम बैरिस्टर गौहर खान के साथ भी राब्ते में थे, डॉक्टर आसिम यूसुफ के साथ भी राब्ते में थे और जेल इंतजामिया के साथ भी हम राब्ते में थे। गुज़श्ता रोज हमें बताया गया था कि ये मुलाकात कल रात को ही होनी है, लेकिन फिर हमारे राब्ते हुए मुख्तलिफ लोगों से तो ये कल पॉसिबल नहीं हुई ये मुलाकात, और ये आज के दिन पर चली गई। आज दिन के 2 से 2:30 बजे के करीब डॉक्टर आसिम यूसुफ अडियाला जेल पहुंचे और उन्होंने जेल सिक्योरिटी, जो बाहर जेल गेट नंबर 5 है, वहां पर अपने कवायद जमा कराए और उन्होंने जेल वालों को बताया कि मेरी मुलाकात है और मैंने तबी मुआयना करना है बानी PTI का। तो उनसे जो कवायद मांगे गए, जेल वालों ने हमें बताया कि उनकी कवायद मुकम्मल नहीं थे, उनके पास सिर्फ अपना ID कार्ड था और शौकत खानम का कोई उनका ऑफिशियल कार्ड नहीं था। हमने उनसे कवायद मांगे थे लेकिन उनके पास पूरे नहीं थे, ये जेल वालों का कहना था। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर आसिम यूसुफ वापस रवाना हुए तो मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा कि क्या इशू है, आपको इंटीमेट किया गया था मुलाकात के लिए तबी मुआयने के हवाले से? उन्होंने कहा कि मुझे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बताया था कि आप की मुलाकात है 2 से 2:30 बजे या 3 बजे के दरमियान आपको मुलाकात दी जाएगी, तो आप इस टाइम के दौरान जेल पहुंचे, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहुंचा था। मैंने कहा किसी जेल इंतजामिया की जानिब से आपको कोई इतला मौसूल हुई या किसी और जानिब से? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बताया था कि आपने 2 से 2:30 के दरमियान जेल पहुंचना है।
अच्छा, वो 2 से ढाई घंटे तक, करीबन 5 बजे तक वो जेल के बाहर वेट करते रहे। वो 1-2 दफा वहां से चले गए, क्योंकि जेल में सिग्नल्स का भी इशू है। वहां पे उनको किसी को कॉल करने के लिए वो 2-3 दफा जेल से काफी दूर डिस्टेंस पे चले गए और वापस आए। लेकिन बिलाकर 5-5:15 के करीब उनको बताया गया कि आपकी मुलाकात नहीं है, और जो पिम्स अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनको इजाजत दी गई है तबी मुआयने की। आपकी हमें ना ही कोई परमिशन हमें मौसूल हुई आपकी तरफ से, ना आपका नाम हमें बताया गया है। उसके बाद डॉक्टर आसिम यूसुफ वहां से चले गए और वापस रवाना हो गए। उस वक्त भी मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि मुझे इजाजत नहीं दी गई और अब मैं वापस जा रहा हूं। मैंने कहा कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू था, कोई कवायद का इशू था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कोई पहली दफा जेल नहीं आया हूं, मैं आता रहता हूं और मैंने कई दफा तभी मुआयना किया है इमरान खान का, तो लिहाजा ये मसला नहीं था, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई। अच्छा, उसके बाद हम काफी देर वहां वेट भी करते रहे, 5 से 6 बजे तक। वहां पे किसी पिम्स अस्पताल की या किसी और अस्पताल की डॉक्टरों की टीम वहां पे नहीं आई। और बैरिस्टर गौहर ने आपको क्या बताया कि उन्हें किसने बताई है ये इन्फॉर्मेशन? उन्होंने ये शेयर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप हो चुका है और 2 डॉक्टर्स वहां पे स्पेशलिस्ट मौजूद थे। लेकिन जेल ज़राया का कहना है कि कोई डॉक्टर बाहर से जेल की एंट्री नहीं हुई है किसी डॉक्टर की। हो सकता है जेल अस्पताल वहां के डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया हो और उनका मेडिकल चेकअप किया गया हो। हैदर शराजी, आप बताइएगा, जो तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ज़ाहिर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, मीटिंग्स होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आप पहले भी रिपोर्ट करते रहे, पार्टी उसको तस्लीम भी कर लेती है, बट नाउ क्या इस दफ़ा पहले से कुछ ज़्यादा हो गया, जो कुछ हम्माद अजहर और अली अमीन गंडापुर के दरमियान हुआ? देखिए, ये चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन रिपोर्ट उस तरह नहीं हुआ जिस तरह गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान जिस वक्त ये झड़प शिद्दत इख्तियार कर गई, तो उसके बाद पार्टी की सीनियर क़यादत को दरमियान में आना पड़ा और दोनों के दरमियान बीच बचाव करवाया है। और इसकी शुरुआत तब से है जब अली अमीन गंडापुर रावलपिंडी में एक एहतजाज की काल के मौका पर KPK से काफिला लेके आए, लेकिन पंजाब की क़यादत उस तरह एक्टिव नजर ना आई। उसके हवाले से पंजाब की क़यादत और KPK की क़यादत के दरमियान मुख्तलिफ मीटिंग्स में और मौक़ों पर ये जुमलों का तबादला होता रहा कि पंजाब की क़यादत नजर नहीं आ रही। और अब ये SCO का जो इजलास होना था, तो इस मौका पर पार्टी की सीनियर क़यादत से अपोजिशन इत्तेहाद बशमूल महमूद खान अचकज़ई, मौलाना फजलुर रहमान उसमें इत्तेहाद का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन अपोजिशन जमातों में से हैं वो। इसके अलावा जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने, रहनुमाओं ने असद कैसर से रब्ता किया, पार्टी क़यादत से रब्ता किया और कहा कि ऐसे मौका पर आप एहतजाज ना करें। जिसके बाद PTI की सीनियर क़यादत में भी चंद संजीदा अफराद थे जो चाहते थे कि हम ये एहतजाज आगे कर दें, इसीलिए उन्होंने मशरूत एहतजाज की काल दी कि अगर पानी PTI से डॉक्टर्स की टीम को मिलवा दिया जाता है तो वो काल वापस ले लेंगे। लेकिन इसके बाद जो गुज़िश्ता रोज मीटिंग बुलाई गई थी तो वो इसी हवाले से डिसीजन लेना था। लेकिन जब अली अमीन गंडापुर के सामने यह मामला आया तो अली अमीन गंडापुर ने अपना मौक़िफ़ रखा कि मेरे सूबाई असेंबली के मेंबरान गिरफ्तार हैं और KPK का सामान जो कि गुज़िश्ता इसी माह के शुरू पे इस्लामाबाद वो जब एहतजाज के लिए आए थे तो वो लेके आए थे, तो वो वफाक ने वो अपने पास रख लिया है। मुलाजमीन गिरफ्तार हैं, MPs गिरफ्तार हैं। तो ऐसे मौका पर उन्होंने कहा कि पंजाब की क़यादत नजर नहीं आ रही, वो सिर्फ और सिर्फ बयानात दे रही है। हम्माद अजहर जिसके बात सामने आए, उन्होंने कहा कि आप ऐसा इल्जामात ना लगाएं। अली अमीन गंडापुर ने हम्माद अजहर को कहा कि आप सिर्फ रुपोशी में मौजूद हैं और बयान दे रहे हैं कि वर्कर निकले, मोबिलाइज हों, जबकि खुद रुपोशी में दोबारा चले जाएंगे। इस दौरान ये तल्खी की इब्तिदा हुई और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ अभी इस कमेटी या इस कमेटी के इजलास से मीटिंग तक महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर शहबाज गिल, इसके अलावा पंजाब के से जुल्फी बुखारी और दीगर रहनुमा जिस हम्माद अजहर के साथी भी हैं, वो मुल्क से बाहर भी मौजूद हैं। लेकिन वो एहतजाज की काल देते रहे, लेकिन जो ग्राउंड पे वर्कर्स मौजूद होते हैं या सियासी क़यादत जो वफाकी हुकूमत या रियासती अदारों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अमूर चलाती है या फिर पार्लियामान में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए राब्ते में होती है, वो ग्राउंड में रहने वाली क़यादत चाहती थी कि इस तरह SCO के मौका पर एहतजाज ना हो। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन
शिद्दत इख्तियार करते करते लड़ाई तक पहुंच गया। और बैरिस्टर गौर ने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज मैंने उनसे बात की कि क्या वजह है कि ये इस हद तक चीजें आ चुकी हैं कि एक दूसरे पर इल्जामात लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तशवीशनाक ये ज्यादा है कि पार्टी के अंदरूनी मामलात पब्लिक कैसे हो रहे हैं। उन्होंने इसको डिनाई तो नहीं किया, लेकिन एक बात है, उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया। मगर शरद, ये वजह क्या है कि ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर अकेले ही थे, लास्ट टाइम भी जब आए तो वो अकेले ही थे और खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान नज़र आ रहे थे। एक फैसला तो ये किया पार्टी ने कि जो मुंतखब अरकान है वो नहीं आएंगे, मगर फिर जो दीगर हैं जो मुंतखब नहीं हैं उन्होंने क्या अपनी वजह बताई कि वो क्यों नहीं आते हैं, जिसकी वजह से गंडापुर को ये कहने का मौका मिल रहा है। हमाद अजहर ने बहुत दफ़ा कहा मैं खुद आऊँगा, खुद लीड करूँगा, अडियाला जाऊँगा, रिहा कराऊँगा, फिर वो क्यों नहीं आते हैं? वजह क्या बताते हैं वो कि क्यों नहीं मौजूद थे? देखिए, इसकी एक ही वजह है। मैंने आपके ही प्रोग्राम में एक बात हमने खबर एक दी थी कि बानी पीटीआई ने जेल से अपने रहनुमाओं को कहा है कि आप निकलें, लेकिन ये रहनुमा ना निकले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं अगर जेल में हो सकता हूं तो ये भी जाकर अदालतों से रिलीफ लें। बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू नाज़रीन सुनी। इसके अलावा अब 2 दिन बाद एक ऐसी हिकमत अमली है जिसकी हुकूमत तैयारी कर रही है। अब वो धचका तहरीक इंसाफ के लिए बनेगी हिकमत अमली या हुकूमत ही के लिए बन जाएगी वो धचका, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी एक बार फिर उरूज पर पहुंच चुकी है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के आला सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इस बार मामला इस लिहाज से भी अहम है कि कैनेडियन हुकूमत और पुलिस ने भारतीय हुकूमत और भारतीय सिफारतकारों पर कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल समेत दीगर संगीन जराइम में मुलविस होने का बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया है। और इस सारे मामले में बदनाम ज़माना भारतीय जराइम पेशा ग्रुप बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में कैनेडियन पुलिस ने भारतीय हुकूमत के एजेंट्स पर मुल्क में सिख रहनुमाओं के कत्ल, उनको हिरासत करने और दीगर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुंसलिक होने का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके बाद कनाडा ने पीर को भारतीय हाई कमिश्नर समेत कनाडा में मौजूद 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पीर को एक बयान में कहा कि भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर करने का फैसला बहुत गौर व फिक्र के साथ किया गया है और कनाडा की पुलिस ने काफ़ी वाज़ेह और ठोस शवाहिद इकट्ठे किए, जिसमें इन 6 अफराद को हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलविस पाया गया है। इसके अलावा कल कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहकीकात में जो सबूत सामने आए हैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कोई मुल्क कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरियों के कत्ल में मुलविस हो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। I think it is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable. That is why we have taken such significant measures, why the RCMP chose to come out today and disrupt the pattern of Indian diplomats collecting through questionable and illegal means information on Canadian citizens that were then fed to criminal organizations that would then take violent actions from extortion to murder against Canadians. No country, particularly not a democracy that upholds the rule of law, can accept this fundamental violation of its sovereignty. भारत ने कैनेडियन हुकूमत के इन संगीन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए इसके जवाब में कायम मकाम हाई कमिश्नर समेत 6 कैनेडियन सिफारतकारों को भारत से निकलने का हुक्म दे दिया। अल जज़ीरा के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कनाडा के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि तहकीकात एक बहाना है, ये सियासी फ़ायदे के लिए भारत को बदनाम करने की कैनेडियन हुकूमत की दानिस्ता हिकमत अमली है। बयान में यह भी कहा गया है कि कनाडा की हुकूमत ने भारत की मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद इस मामले पर कोई सबूत शेयर नहीं किए। बाद भारतीय दफ्तर ख़ारजा ने कनाडा के नाज़िमुल उमूर को तलब करके उन्हें बताया कि कनाडा में भारतीय हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों और एहलकारों को बेबुनियाद इल्ज़ामात पर निशाना बनाना मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब सिफारतकारों की मुल्क बदरी के अलावा कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने भारत पर पाबंदियाँ लगाने का भी इंदिया दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल हुआ कि क्या कनाडा भारत पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर कर रहा है तो उन्होंने जवाब दिया कि इस वक्त सारे ऑप्शंस टेबल पर मौजूद हैं। Federal government considering sanctions against India, and if it's not sanctions, what other steps are you considering taking? Expulsing diplomats is one of the highest the highest and the toughest measure that a country can take under the Vienna Convention. For the rest, we'll continue to push India to make sure that they cooperate. We'll continue to engage with our Five Eyes partners. We'll continue to engage with also all our G7 partners, and everything is on the table. भारत ने भी कहा है कि वो कनाडा के इल्ज़ामात पर इक़दामात भी करेगा।
ताहम वो इकदाम क्या होंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी नई बात नहीं है। गुज़िश्ता साल सितंबर में कनाडा में कैनेडियन शहरी और सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर के कत्ल पर दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती कशीदगी का आगाज़ हुआ था। अल जज़ीरा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तनाव सितंबर 2023 में उस वक्त बढ़ गया था जब कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि कैनेडियन हुकाम कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह निजर के कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलविस होने की तहकीकात कर रहे हैं। हरदीप सिंह निजर को 18 जून 2023 को कनाडा की रियासत ब्रिटिश कोलंबिया में एक सिख गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जहां वो बतौर सदर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। हरदीप सिंह निजर भारतीय रियासत पंजाब में सिखों की खुद मुख्तार रियासत की मुहिम खालिस्तान तहरीक के एक सरकर्दा रहनुमा थे। भारत ने कनाडा की जानिब से लगाए गए इन इल्ज़ामात को मज़े का खेस करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। कनाडा के इल्ज़ामात सामने आने के बाद दोनों ममालिक ने अपने अपने सिफारतकारों को वापस बुला लिया था और भारत ने कनाडा के लिए सिफारती खिदमात को भी मुंजमद कर दिया था। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मई 2024 में एक बार फिर बढ़ गई थी जब कनाडा की पुलिस ने हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 3 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान कैनेडियन पुलिस ने यह भी कहा था कि वो इस बात की भी तहकीकात कर रहे हैं कि आया भारतीय हुकूमत का इन अफराद से कोई ताल्लुक है या नहीं। उसी माह के आखिर में कैनेडियन पुलिस ने एक और भारतीय शहरी को गिरफ्तार कर लिया था और उस पर हरदीप सिंह निजर के कत्ल के इल्ज़ाम के तहत फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई थी। भारत ने उस वक्त भी कनाडा के इल्ज़ामात को सियासी मुहरकात पर मबनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था, जबकि कनाडा और भारत के माबैन जारी इस हालिया कशीदगी के इब्तिदा पीर को कैनेडियन पुलिस की एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी, जिसमें कैनेडियन पुलिस ने भारत पर कनाडा में जराइम पेशा गिरोहों के 7 ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया था। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक कैनेडियन पुलिस ने भारतीय हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कनाडा में टारगेट किलिंग के लिए भारत के सबसे बदनाम ज़माना गुंडे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के साथ मिलकर काम कर रही है। कैनेडियन पुलिस ने मजीद कहा कि उन्हें ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनमें भारत के आला सिफारतकार संजय वर्मा को हरदीप सिंह निजर के कत्ल में मुलविस पाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैनेडियन पुलिस की एक असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि हमें इस बात का यकीन है कि बिश्नोई गैंग भारतीय एजेंट्स के साथ मिला हुआ है। बिश्नोई गैंग के बारे में कहा जाता है कि कनाडा में उसकी मौजूदगी बढ़ रही है, जहां भारतीय सिखों की बड़ी तादाद मौजूद है। सितंबर 2023 में बिश्नोई गैंग ने सुखडोल सिंह गिल के कत्ल का क्रेडिट लिया था, जिनके मुबैना तौर पर खालिस्तान ग्रुपों से राब्ते थे और वो भारतीय हुकूमत को मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। सुखडोल सिंह गिल को कनाडा में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था और कैनेडियन तफ्तीशकारों का कहना है कि अब उन्हें यकीन है कि यह कत्ल भी भारतीय एजेंटों की हिदायत पर किया गया। कैनेडियन पुलिस की तहकीकात में बार बार बिश्नोई गैंग का तस्करा किया गया है। बिश्नोई गैंग भारत के सबसे ताकतवर जराइम पेशा ग्रुपों में से एक समझा जाता है और इसके सरबराह लॉरेंस बिश्नोई 2014 से भारतीय रियासत गुजरात में कैद है। ताहम जेल में होने के बावजूद उसे भारत में कई हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग्स में मुलविस करार दिया जाता है, जिनमें गुज़िश्ता साल मारे गए भारत के मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला समेत हाल ही में मुंबई में कत्ल होने वाले भारतीय सियासतदान बाबा सिद्दीकी शामिल हैं। बाबा सिद्दीकी मारूफ बॉलीवुड स्टार सलमान खान समेत कई अहम शख्सियात के इंतहाई करीब समझे जाते थे, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई को शोहरत सलमान खान को दी जाने वाली धमकियों से मिली थी। 2018 में उसने अदालत में पेशी के दौरान सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। इसके बाद भी मुतादिद बार बिश्नोई गैंग सलमान खान को मारने की धमकियां देता रहा है। रवां साल जुलाई में सलमान खान के घर पर होने वाली फायरिंग में भी बिश्नोई गैंग को मुलविस करार दिया जाता है। प्राइमरी ब्रेक शामिल करते हैं। 26वें आईनी तरामीम एससीओ इजलास के फौरन बाद लाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे, जबकि सेनेट का इजलास 17 अक्टूबर को शाम 5 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। आईनी तरामीम के मुसविदों पर गौर करने वाली पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 17 अक्टूबर को यानी परसों तलब कर लिया है, जिसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में आईनी तरामीम पेश किए जाने का इम्कान है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की कराची में बिलावल भुट्टो तदारी से अहम मुलाकात जारी है। इस हवाले से मुशावरत हो रही है और ख़बरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि JUI को एक मुश्तरका मुसविदे पर राज़ी कर लिया जाए, जबकि 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो तदारी ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से फ़ोन पर बात की थी, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि हम आईनी तरामीम के मुसविदे पर इत्तफाक़ राय के करीब पहुँच चुके हैं। इसके अलावा हुकूमत ने इत्तफाक़ राय के लिए अपनी इत्तेहादी MQM से भी राब्ते किए हैं और पहले MQM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद की MQM की क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान आईनी तरामीम से मुताल्लिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के मुसविदे सामने आ चुके हैं, जिस पर गुज़िश्ता रोज़
पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास भी हुआ था JUI की जानिब से। आईनी तरामीम का जो मुसविदा सामने आया है उसमें आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की बात की गई है जो चीफ जस्टिस और 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगा, जबकि हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत आईनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को देने और हाई कोर्ट्स के आईनी बेंचेस के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुनने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को देने की तजवीज़ दी गई है। JUI ने यह तजवीज़ भी दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के किसी रुकन की मुद्दत पूरी हो जाए तो वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हाजिर अराकीन की अक्सरियत की जानिब से मंजूर की गई करारदाद के बाद आइन के तहत नई तैनाती होने तक अपने ओहदे पर रह सकेगा। JUI ने आइन के आर्टिकल 209 में तरमीम भी तजवीज़ की है जिसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के कंडक्ट के साथ उसकी एफिशिएंसी पर भी गौर कर सकेगी। इस बुनियाद पर बरतरफी की सिफारिश भी कर सकेगी। इसके अलावा एक अहम तरमीम आइन के आर्टिकल 243 में तजवीज़ की गई है जिसके तहत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को कानून के तहत एक बार तैनात कर दिया जाए, फिर दोबारा तैनात भी कर दिया जाए या तोसी दे दी जाए, मगर फिर उसके बाद एक और बार तैनाती या तोसी के लिए मामला पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की एक खुसूसी कमेटी के पास जाएगा जिसमें तमाम पार्लिमानी जमातों की नुमाइंदगी होगी। जबकि गुज़िश्ता रोज़ मीरपुर खास में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आइनी तरामीम हमारे हाथ में है, आइन साजी होगी तो सिर्फ हमारे मुसविदे पर होगी। लगे आप हमारे साथ आप हमें वोट दें। मैंने कहा कुछ तफसील तो बताओ ना, तुमने लिखा क्या है? कानून का मसौदा उनके पास नहीं था और तरमीम ला रहे थे। आखिर हमने दबाव डाला और फिर आधी रात में एक काली थैली के अंदर एक काला मसौदा हमारे पास पहुंच गया। आज इस तरह की कठपुतली असेंबलियों से तुम अपने मफादात के तरामीम हासिल करते हो। आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मसौदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मसौदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आइन साजी की इजाज़त नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आईनी अदालत के हवाले से कहा था कि जो लोग मुझे कह रहे हैं कि पीछे हटो, मैं उनको कहता हूँ कि तुम पीछे हटो। आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए जिसका सिर्फ ये काम हो कि इस मुल्क के अवाम के जमहूरी हकूक़, बुनियादी हकूक़, आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और कोई काम ना हो। वफाक की अदालत ऐसा हो जिसमें बराबर के बुनियाद पे हमारे चारों सूबों के मुंसिफ बैठे। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। क्या मतलब? टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब? मुझे जितना इस अदालती निज़ाम का पता है, अंदर का पता है, किसी और सियासतदान को नहीं पता। आप चाहते हैं कि हम बस कहें मलोट ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। इस काम के हवाले से मैं कल एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिल रहा हूँ। अब दोनों कराची में मुलाकात कर रहे हैं, काफ़ी देर से कर रहे हैं, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।